आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी और नाथूराम गौडसे 30 जनवरी 1948 को क्या कर रहे थे, उस दिन के बारे में बात करते हैं, समझते हैं। और आप लोग अपनी स्क्रीन पर नाथूराम गौडसे को भी देख रहे होंगे और महात्मा गांधी को भी देख रहे होंगे। ये हमारा प्यारा भारत है। तो अपने अंतिम दिनों में गांधी इस हद तक अपनी मौत का पूर्वानुमान लगा रहे थे कि लगता था कि वो खुद अपनी मौत के षड्यंत्र का हिस्सा हैं। 20 जनवरी को जब उनकी हत्या का पहला प्रयास किया गया, उसके बाद से अगले 10 दिनों तक उन्होंने अपनी बातचीत पत्रों, प्रार्थना सभा के भाषणों में कम से कम 14 बार, 14 बार अपनी मृत्यु का जिक्र किया। 21 जनवरी को उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझ पर बहुत पास से गोली चलाता है और मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते हुए उन गोलियों का सामना करता हूं, तो मैं बधाई का हकदार हूं। अगले दिन उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य होगा अगर ऐसा मेरे साथ होता है। 29 जनवरी 1948 को कि शाम राजीव गांधी के लिए इंदिरा गांधी, नेहरू की बहन कृष्णा हट्टी सिंह और नयन तारा पंडित पद्मजा नायडू गांधी से मिलने बिरला हाउस गए थे। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं, घर से निकलने से पहले इंदिरा गांधी को माली ने बालों में लगाने के लिए चमेली के फूल का एक गुच्छा दिया। इंदिरा ने तय किया कि वो उसे गांधी जी को देंगी। बिरला हाउस में वो लोग लॉन में बैठे हुए थे, जहां गांधी एक कुर्सी पर बैठे धूप सेंक रहे थे। वो लिखती हैं कि 4 साल के राजीव थोड़ी देर तो तितलियों के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन फिर गांधी के पैरों के पास आकर बैठ गए और इंदिरा के लाए चमेली के फूलों को उनके पैरों की उंगलियों में फंसाने लगे। गांधी ने हंसते हुए राजीव के कान पकड़कर कहा, ऐसा मत करो, सिर्फ मरे हुए व्यक्तियों के पैरों में फूल फंसाए जाते हैं। तड़के शुरू हुआ गांधी जी का दिन। 30 जनवरी 1948 को गांधी हमेशा की तरह सुबह 3:30 बजे उठे। उन्होंने सुबह की प्रार्थना में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने शहद और नींबू के रस से बना एक पेय पिया और दोबारा सोने चले गए। जब वो दोबारा उठे तो उन्होंने ब्रिज कृष्ण से अपनी मालिश करवाई और सुबह आए अखबार पढ़े और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के भविष्य के बारे में लिखे अपने नोट में थोड़ी तब्दीली की और रोज की तरह आभा से बंगला भाषा सीखने की अपनी मुहिम जारी रखी। कांग्रेस की बात करें तो 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। W.C. बनर्जी, बेमेश चंद बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। नाश्ते में उन्होंने उबली सब्जियां, बकरी का दूध, मूली, टमाटर, संतरे का जूस लिया। उधर शहर के दूसरे कोने में सुबह 7 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के 6 नंबर वेटिंग रूम में जब नारायण आप्टे और विष्णु करकरे पहुंचे, उस समय तक नाथूराम गौडसे जाग चुके थे। बोरका पहनकर जाने का प्रयोग फेल हुआ। डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, किसी ने सुझाव दिया कि नाथूराम एक बुर्का पहनकर गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाएं। बाजार से एक बड़ा सा बुर्का भी खरीदा गया। जब नाथूराम ने उसे पहनकर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि ये युक्ति काम नहीं करेगी। उनके हाथ ढीले ढाले बुर्के की तहों में फंसकर रह जाते थे। वो बोले, ये पहनकर तो मैं अपनी पिस्तौल ही नहीं निकाल पाऊंगा, औरतों के लिबास में पकड़ा जाऊंगा तो उसकी वजह से मेरी ताउम्र बदनामी होगी, सो अलग। आखिर में आप्टे ने कहा कि कभी कभी सीधा साधा तरीका ही सबसे अच्छा होता है। उन्होंने कहा कि नाथूराम को फौजी ढंग का सिलेटी सूट पहना दिया जाए और जिसका उन दिनों बहुत चलन था। वो लोग बाजार गए और नाथूराम के लिए वो कपड़ा खरीद लाए। नाथूराम गौडसे ने अपनी बेरेटा पिस्तौल निकाली और उसमें 7 गोलियां भरी और सरदार पटेल गांधी से मिलने पहुंचते हैं। उधर डरबन के महात्मा गांधी के पुराने साथी रुस्तम सोराब जी सपरिवार उनसे मिलने आए थे और उसके बाद वो दिल्ली के मुस्लिम नेताओं मौलाना हिब्जुर रहमान और अहमद सईद से मिले। उन्होंने आश्वासन किया उन्हें कि उन लोगों की सहमति के बिना वो वर्धा नहीं जाएंगे। दोपहर बाद गांधी से मिलने कुछ शरणार्थी कांग्रेस नेता और श्रीलंका के एक राजनयिक अपनी बेटी के साथ आए। उनसे मिलने वालों में इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी भी थे। गांधी से मिलने आने वालों में सबसे खास शख्स थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो 4:30 बजे वहां पहुंचे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री भी थे। दूसरी तरफ समय काटने के लिए गौडसे उनके साथी प्रतीक्षा कक्ष में चले गए
और डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं, नाथूराम ने कहा कि मेरा जी मूंगफली खाने का कर रहा है। आपटे मूंगफली खरीदने चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आकर उन्होंने कहा कि मूंगफली तो पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिल रही, कृपया क्या काजू या फिर बादाम से काम चल जाएगा। इस पर नाथूराम ने कहा, मुझे सिर्फ मूंगफली चाहिए। आपटे एक बार फिर मूंगफली की खोज में बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से थैले में मूंगफली लेकर आए। नाथूराम बड़े चाव से जल्दी जल्दी मूंगफली खाने लगे। इतने में चलने का समय हो गया और बिरला हाउस जाने से पहले सभी बिरला मंदिर गए। तय हुआ कि गौंडसे उनके साथ ही पहले बिरला मंदिर जाएंगे। करकरे और आपटे वहां भगवान के दर्शन और प्रार्थना करना चाहते थे। गौंडसे को इस तरह की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मनोहर मुलगांवकर अपनी किताब द मैन व्यू किल्ड गांधी में लिखते हैं कि करकरे जो भी शब्द कहने की कोशिश करते उनकी आवाज कांपने लगती। आपटे उन्हें घूर कर संयत रहने की सलाह देते। गौंडसे मंदिर के पीछे वाले बाग में जाकर आपटे और करकरे की राह देखने लगे। ये दोनों जूते उतार कर नंगे पांव मंदिर के अंदर गए और वहां उन्होंने मंदिर में लगा पीतल का घंटा बजाया। जब ये लोग बाहर आए तो नाथूराम गौंडसे शिवाजी की मूर्ति के पास खड़े थे। उन्होंने इन दोनों से पूछा कि क्या वो दर्शन कर आए। उन्होंने कहा हाँ। इस पर नाथूराम गौंडसे बोले, मैंने भी दर्शन कर लिए। बिरला हाउस में गौंडसे की तलाशी नहीं हुई। वहां से नाथूराम गौंडसे ने बिरला हाउस के लिए एक तांगा किया। नाथूराम के जाने के 5 मिनट बाद आपटे और करकरे भी एक अलग तांगा कर बिरला हाउस पहुंच गए। बाद में करकरे ने डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस को बताया कि हमने रात भर राहत भरी सांस ली जब बिरला हाउस के फाटक पर हमने किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने बताया कि वहां पहले से अधिक तादाद में संतरी जरूर तैनात थे, लेकिन कोई अंदर जाने वालों की तलाशी नहीं ले रहा था। हम टहलते हुए जब बगीचे में पहुंचे तो हमने देखा कि नाथूराम भीड़ में लोगों के बीच घुल मिल कर खड़े थे। हम भी उनके दोनों ओर जाकर खड़े हो गए। ना उन्होंने हमारी तरफ देखा, ना हमने उनकी तरफ। गौंडसे ने नजदीक से गांधी पर 3 फायर किए। उधर गांधी और पटेल के बीच, पटेल और नेहरू के बीच बढ़ते मतभेदों पर चर्चा हो रही थी। ये चर्चा इतनी गहरी और गंभीर थी कि गांधी को अपनी प्रार्थना सभा में जाने के लिए देर हो गई। इस बातचीत के दौरान, जैसा कि उनकी आदत थी, गांधी लगातार सूत काटते रहे। 5:15 पर वो बिरला हाउस से निकलकर प्रार्थना सभा की ओर जाने लगे। उन्होंने अपने हाथ अपनी भतीजियों आभा और मनु के कंधों पर टिका रखे थे। चूंकि उन्हें देर हो गई थी, इसलिए उन्होंने प्रार्थना स्थल जाने के लिए शॉर्टकट लिया। रामचंद्र गुहा अपनी किताब गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड में लिखते हैं कि गांधी प्रार्थना स्थल के लिए बने चबूतरे की सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थे कि खाकी कपड़े पहने हुए नाथूराम गौंडसे उनकी तरफ बढ़े। उनके हाव भाव से लग रहा था जैसे वो गांधी के पैर छूना चाह रहे हों। वो लिखते हैं कि आभा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आभा को धक्का दे दिया और उनके हाथ से गांधी की नोटबुक, थूकदान और तस्वीर छिटक कर जमीन पर आ गिरे। तभी गौंडसे ने अपनी पिस्तौल निकालकर गांधी पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगातार 3 फायर किए। एक गोली गांधी के सीने में और 2 गोली उनके पेट में लगी। गांधी जमीन पर गिरे और उनके मुंह से निकला, हे राम। खून से भींगी उनकी धोती में मनु को गांधी की एंगर सॉल घड़ी दिखाई दी। उस समय उस घड़ी में 5:17 हुए थे। गांधी गिरते हुए सुशीला नैयर की एक सहयोगी डॉक्टर ने गांधी का सिर अपनी गोद में रख लिया। रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि उनके शरीर से जान पूरी तरह निकली नहीं थी। उनका शरीर गर्म था, उनकी आंखें आधी मुदी हुई थी। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो गांधी को मृत घोषित कर दें, लेकिन अंदर अंदर वो महसूस कर पा रही थी कि गांधी अब इस दुनिया में नहीं है। गुहा लिखते हैं कि सरदार पटेल गांधी से मिलकर अपने घर पहुंचे ही थे कि उन्हें गांधी पर हुए हमले की खबर मिली। वो तुरंत अपनी बेटी मनीबेन के साथ वापस बिरला हाउस पहुंचे। उन्होंने गांधी की कलाई को इस उम्मीद के साथ पकड़ा कि शायद उनमें कुछ जान बची हो। वहां मौजूद एक डॉक्टर बीपी भार्गव ने ऐलान किया कि गांधी को इस दुनिया से विदा लिए 10 मिनट हो चुके हैं। और ठीक 6 बजे रेडियो पर बहुत सोच समझकर तैयार की गई घोषणा सुनकर भारत के लोगों को पता चला कि जिस सीधे साधे कोमल स्वभाव के शख्स ने उन्हें आजादी दिलाई थी, वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। समाचार बुलेटिन में बार बार दोहराया गया कि उनको मारने वाला व्यक्ति हिंदू था, कि कहीं आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े ना हो जाए। भीड़ ने नाथूराम गौंडसे पर किया छड़ियों से वार। नाथूराम गौंडसे के भाई गोपाल गौंडसे अपनी किताब गांधीवध और मैं लिखते हैं, गोलियां छोड़ते ही अपना पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाकर नाथूराम चिल्लाते हुए, पुलिस पुलिस। लेकिन आधा मिनट बीतने पर कोई भी उनके पास नहीं आया।
तभी एक वायु सैनिक अधिकारी की नजर उनसे मिली। आंखों ही आंखों में गौडसे ने उन्हें अपने निकट आने के लिए कहा। उनसे नाथूराम की कलाई ऊपर की ओर पकड़ ली। उसके बाद कई लोगों ने उन्हें घेर लिया, कुछ ने उन्हें पीटा भी। एक उत्तेजित व्यक्ति ने पिस्तौल को नाथूराम के सामने करते हुए कहा, मैं इसी पिस्तौल से तुम्हें मार डालूंगा। नाथूराम ने जवाब दिया बहुत खुशी से, लेकिन ऐसा नहीं प्रतीत होता कि पिस्तौल को संभालने का ज्ञान तुम्हें है। उसका सेफ्टी कैच खुला है, जरा सा धक्का लग जाने से तुम्हारे हाथों में दूसरा कोई मर जाएगा। गोपाल गौड़ से लिखते हैं कि बात वहां खड़े पुलिस अधिकारी की समझ में आ गई। उसने तुरंत पिस्तौल अपने हाथ में लेकर उसका सेफ्टी कैच बंद कर उसे अपनी जेब में रख लिया। उसी समय कुछ लोगों ने नाथूराम पर छड़ियों से वार किया, जिससे उनके माथे से खून बहने लगा। गौर से बोले, कोई रंज नहीं। गांधी की मौत की खबर सुनकर वहां सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक थे मौलाना आजाद और देवदास गांधी। उसके तुरंत बाद नेहरू, पटेल, माउंटबेटन, दूसरे मंत्री, सेनाध्यक्ष जनरल रॉय बूचर वहां पहुंचे। वीआईपी लोगों के आगमन के बीच हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के एक संवाददाता तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पहुंच गए। 31 जनवरी 1948 को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि गांधी के हत्यारे नाथूराम को एक अंधेरे के बिना लाइट के कमरे में बंद किया गया था। उसके माथे से खून निकल रहा था और उसके चेहरे का बायां हिस्सा खून से भरा हुआ था। जब मैं कमरे में घुसा तो हत्यारा अपनी जगह से उठ गया। जब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है, तो उसका जवाब था, मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई कतई दुख नहीं है। बाहर निकलते हुए मैंने पुलिस वालों से पूछा कि नाथूराम के पास पिस्तौल के अलावा क्या मिला, तो इसका जवाब था 400 रुपये। रात 2 बजे ठंडे पानी से गांधी के पार्थिव शरीर को नहलाया गया। रात को 2 बजे जब भीड़ थोड़ी छटी तो गांधी के साथी उनके पार्थिव शरीर को बिरला हाउस के अंदर ले गए। गांधी के शव के स्नान करने की जिम्मेदारी ब्रिज कृष्ण चांदीबाला को दी गई। चांदीबाला पुरानी दिल्ली के एक परिवार से आते थे और 1919 से ही जब उन्होंने पहली बार गांधी को अपने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में बोलते हुए सुना, उस दिन से ही उन्होंने खुद को गांधी की सेवा में लगा लिया था। ब्रिज कृष्ण चांदीबाला ने गांधी के रक्त रंजित कपड़े उतारकर उनके माउंटबेटन के निजी सचिव एलन कैम्पबेल जॉनसन ने अपनी किताब मिशन विद माउंटबेटन में लिखा, अंग्रेजी राज को भारत से हटाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी को उनकी मृत्यु पर भारत के लोगों से ऐसी श्रद्धांजलि मिल रही थी जिसके बारे में कोई वायसराय कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब गांधी की शव यात्रा दिल्ली गेट के पास पहुंची तो 3 डकोटा विमानों ने नीचे उड़ान भरते हुए राष्ट्रपिता को सलामी दी। बाद में अनुमान लगाया गया कि महात्मा गांधी की शव यात्रा में कम से कम 15 लाख लोगों ने भाग लिया था। मशहूर फोटोग्राफर मार्गरेट वर्के वाइट ने जब अपने लाइका कैमरे के लेंस को फोकस किया तो उनके जहन में आया कि वो शायद धरती पर जमा होने वाली सबसे बड़ी भीड़ को अपने कैमरे में कैद कर रही है। ये आप देखेंगे कि अंत्येष्टि स्थल से 250 मीटर पहले डॉज गाड़ी का इंजन बंद कर दिया गया और भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के 250 जवान 4 रस्सों की मदद से गाड़ी को खींचकर उस स्थान पर ले गए जहां गांधी की चिता में आग लगाई जानी थी। आकाशवाणी के कमेंटेटर मेलविल
डेमेलो ने लगातार 7 घंटे तक महात्मा गांधी की शव यात्रा का आंखों देखा हाल सुनाया। जब कमेंट्री समाप्त हो गई तो वे अपनी ओवी वैन पर बैठे अपनी थकान मिटा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक हाथ उनकी वैन के हुड के कोने को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जब डेमेलो ने गौर से देखा तो उन्होंने पाया कि वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने बताया था कि मैंने अपने हाथ का सहारा देकर उन्हें अपनी वैन की छत पर खींच लिया। नेहरू ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने गवर्नर जनरल को देखा? मैंने कहा कि वो आधे घंटे पहले यहाँ से चले गए। फिर नेहरू ने पूछा क्या तुमने सरदार पटेल को देखा? मैंने जवाब दिया कि वो भी गवर्नर जनरल के जाने के कुछ मिनटों बाद चले गए थे। तभी मुझे महसूस हुआ कि उस अफरा तफरी में कई लोग अपने दोस्तों को खो बैठे थे। जब आग के हवाले किया गया पार्थिव शरीर, गांधी की अंत्येष्टि में 15 मन चंदन की लकड़ी, 4 मन घी और 1 मन नारियल का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही शाम के धुंधलके में गांधी की चिता से लाल लपटें उठी, वहां मौजूद लाखों लोग एक स्वर में कह उठे, महात्मा गांधी अमर रहे। बर्नार्ड शो ने गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये दिखाता है कि अच्छा होना कितना खतरनाक है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने शोक संदेश में लिखा, वो हिंदू समुदाय के महानतम लोगों से एक थे। और जब उनके एक साथी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि गांधी का योगदान एक समुदाय से कहीं ऊपर उठकर था, तब भी जिन्ना ने अपने विचार नहीं बदले और कहा दैट वॉज वाट ही वाज अ ग्रेट हिंदू। जिन्ना के नंबर 2 लियाकत अली ने जरूर कहा, गांधी हमारे समय के महान व्यक्ति थे। पाकिस्तान टाइम्स ने लिखा कि गांधी भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे चाहे जाने वाले और सम्मानित राजनीतिक नेता थे। उस समय पाकिस्तान के टाइम्स के संपादक फैज अहमद फैज ने लिखा, गांधी का जाना भारत के लोगों के साथ पाकिस्तान के लोगों के लिए भी उतनी ही बुरी खबर है। तो ये कहानी है महात्मा गांधी के अंतिम दिन की। आप लोग क्या सोचते हैं? आपका विचार क्या है? आप लोग जरूर बताइएगा।